एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस का संविधान। ठीक है, इस क्लास में हम फ्रांस के संविधान की विशेषताएं देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। ठीक है, वहाँ के संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। अब यहाँ पर पंचम गणतंत्र क्यों लिखा है? क्योंकि इसका जो संविधान है वो 5 टाइम बना है, 5वीं बार। बहुत जल्दी इन्होंने 3 संविधान बना दिए थे, फिर उसके बाद चौथा संविधान बनाया है ना, फिर उसके बाद 5वां संविधान बनाया जो अब तक चल रहा है। इसलिए हम पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं देखेंगे। ओके, इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th रिपब्लिक। ओके, फ्रांस जिसे जनरली राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जिसे क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, राजनीति में जो भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना, नया नया कुछ ट्राई किया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला। ओके, S.E. फाइनर एक राइटर हैं, उन्होंने फ्रांस के विषय में लिखा है, विश्व की विचारधाराओं का निर्माण स्थल, वर्ल्ड आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री भी कहा गया है। अब इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक यूरोप का बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है, शहर कहेंगे, वहाँ का कंट्री है। ठीक है, अब यूरोप की जो हमें स्टडी करनी होती है उसमें जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्रांस को सर्दी हो रही है तो यूरोप को छींक आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आप आसपास का इसका एनवायरनमेंट भी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, अब फ्रांस के अगर हम पहले संविधान की बात करें तो वो कैसे बना था? तो 1789 में एक क्रांति हुई थी। पहले फ्रांस पे बूर्बो का शासन था। ठीक है, बूर्बो जो थे वो इन पे रूल करते थे। ठीक है, और इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वो बहुत निरंकुश शासन थे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। तो इससे ये सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। फिर 1787 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, है ना, वो लोग आज़ाद हुए, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो फिर जब इनके सैनिक, फ्रांस के सैनिक वापस आए तो ये लोग भी मोटिवेट हुए, अब हमें भी अपने देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, तो 1789 में जो क्रांति हुई उसके बाद इन्होंने खुद को फ्री करा लिया, है ना, और उसके बाद लगातार ही इन्होंने 3 संविधान बना दिए। लगातार मतलब बहुत जल्दी। जैसे फर्स्ट संविधान बना 1791 में, 1791 में। फिर उसी के 2 साल बाद 1793 में दूसरा संविधान बन गया। अब दूसरा संविधान क्यों बना? क्योंकि पहला असफल हो गया, है ना, बहुत जल्दबाजी में बनाया गया, ज़्यादा सोच समझ के नहीं बनाया गया, तो वो बहुत जल्दी विफल हो गया। फिर उसी के 2 साल बाद 1795 में तीसरा संविधान बन गया। तो ये बहुत जल्दी बने। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे ही देश आज़ाद हुआ थी जल्दी संविधान में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था वो तब पावरफुल नहीं था, उससे जो शासन चल रहा था वो अच्छे से नहीं चल रहा था। अब इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है कि इतनी जल्दी बने और इसमें जो रूल्स रेगुलेशन थी वो इतनी वहाँ के लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट साबित नहीं हुई, है ना, वहाँ पर उनका शासन नहीं चला तो उसको जल्दी चेंज किया गया। ओके, अब फ्रांस के अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना? 4 अक्टूबर 1958 में, 4 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, अब 5वीं रिपब्लिक का संविधान कहा गया इसे क्योंकि ये 5वीं बार बना। अब चौथी बार कौन सा बना था? वो 1946 में बना था। अब उसके बाद इसको बनाया गया है 1958 में, इसे ही 5वां संविधान कहा जाता है। ठीक है, जो 1946 में संविधान बना था उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। उसमें राष्ट्रपति को इतनी पावरफुल शक्तियाँ नहीं दी गई थी जितने की अब दी गई हैं, जो इसका पंचम गणतंत्र बना है, 5वां संविधान बना है। ठीक है, नया संविधान जो इनका लागू हुआ है उसमें सबसे अहम भूमिका अगर हम कहें तो वो थी चार्ल्स डी गॉली की। ठीक है, चार्ल्स डी गॉली वहीं के एक निवासी थे, इम्पॉर्टेंट थे, और वहाँ के कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री भी रहे थे, है ना। तो इन्होंने ही पंचम गणतंत्र बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ओके, नेक्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है, रिटन में है। अब जो चौथा था वो भी रिटन में था, ठीक है, लेकिन उसमें अपनी कुछ कमियां थी, तो जो 5वां है वो भी रिटन में है।
अब विश्व के जो नॉर्मली देश है ना, और भी देश हैं, उसी की तरह फ्रांस का संविधान भी लिखित एवं निर्मित है। निर्मित का मतलब होता है जिसका निर्माण किया गया है, जिसे बनाया गया है। अब जिसमें ये बना था इसमें 95 धाराएं थी, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो 89 धाराएं हैं और 16 अध्याय हैं। अब ये कम क्यों हुई? क्योंकि 90 से लेकर 95 तक जो धाराएं थी वो संक्रमणकालीन थी, मतलब किसी सिचुएशन पे डिपेंड थी। जैसे ही वो सिचुएशन गई तो उन धाराओं को फिर हटा दिया गया। तो हम प्रेजेंट में बात करें तो वहाँ पर कितनी धाराएं हैं? 89 धाराएं और 16 अध्याय। ओके, नेक्स्ट इसकी विशेषता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। अब फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है वो एक कठोर संविधान है। कठोर का मतलब क्या होता है? इसमें चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। संशोधन मतलब जो संविधान में हमें जो रूल्स लिखे हुए हैं अगर हमें उन्हें चेंज करना है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। इसलिए यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर है। इसमें चेंज करना ईजी नहीं है। वैसे यहाँ पे चेंज करने की दो प्रोसेस है, संशोधन दो तरीके से होता है और दोनों ही तरीके बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। अब भारत और अमेरिका की तरह फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक का मीन्स होता है जहाँ पे लोगों का शासन हो, है ना। वहाँ की सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोगों का शासन चलता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है हम लोग वोट दे के जिताते हैं ना, अमेरिका में भी यही होता है और सेम फ्रांस में भी यही होता है। ओके, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्मित मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अब प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल को बनाता है, ठीक है, और जो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है? जो इसके 2 हाउसेज होते हैं उसमें से जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन, उसके प्रति उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर प्रधानमंत्री कुछ भी गलत काम कर रहा है, मंत्रिमंडल कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उसे जवाब देना होगा प्रतिनिधि सदन को कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे ही वहाँ पर कौन सी सदन है? प्रतिनिधि सदन, ठीक है, ये एक निम्न सदन है। ओके, नेक्स्ट, प्रतिनिधि सदन के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। मीन्स जो प्रतिनिधि सदन है इसका, ठीक है, निम्न सदन है, जैसे यहाँ पर लोकसभा है तो उसके मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है? लोग वोट देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे हमारे लोकसभा में भी यही होता है, डायरेक्टली वोट देके चुने जाते हैं, तो सेम वहाँ पर भी यही होता है। वहाँ के आर्टिकल 2 में लिखा है कि जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, ठीक है। जनता का मतलब जनता का ही शासन है और जनता के लिए ही है और जनता ही करेगी उसको, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब वहाँ पर जो सुपीरियर पावर है, सर्वोच्च शक्ति है, वो किसको मिली हुई है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वो इलेक्ट कैसे होते हैं? उन्हें जनता ही इलेक्ट करती है। जैसे आप कहीं पर भी देखोगे जिसके पास पावर होती है उसे लोग अपॉइंट करते हैं, है ना, लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में देते हैं, इसलिए जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। सेम इसी तरह वहाँ पे राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उनका इलेक्शन कैसे होता है? पब्लिकली होता है, लोग उसमें वोट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। अब जो वहाँ का पंचम गणतंत्र है, पहले तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष था, वहाँ पे धर्म को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन जो पंचम गणतंत्र बना है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रांस है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? वो किसी भी धर्म, वहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य का धर्म है वो कोई भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं है कि वो धर्म विरोधी हैं, वो सभी धर्मों का आदर करेंगे। जैसे हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष, है ना, हम किसी भी धर्म को ज़्यादा सम्मान नहीं देते, सब हमारे लिए क्या है? इक्वल है। तो सेम इसी तरह कहाँ है? फ्रांस में है। वो किसी धर्म को ये नहीं कहेंगे आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होगी इस धर्म को अपनाओ, आपकी मर्जी है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अ पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। अब फ्रांस का जो संविधान है वो लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। मीन संविधान को जो शक्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? जनता से मिली है। और जनता चाहेगी तो संविधान में चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना
को स्थान प्रदान किया गया है। मीन्स जो मेन पावर है वो किसके पास है, लोगों के पास है। अब उन्हें स्वतंत्रता का मीन्स है लोग फ्री रहेंगे, है ना, इक्वल रहेंगे और आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज पावरफुल एग्जीक्यूटिव, शक्तिशाली कार्यपालिका। अब वर्तमान में जो संविधान है उसमें क्या है, सैद्धांतिक रूप से तो संसदीय सरकार को अपनाया गया है। मीन्स जो अगर आप देखोगे उसको तो क्या है, संसदीय सरकार दिखाई देगी आपको, वहाँ पे एक संसद है ना, उसको भी पावर मिली हुई है। लेकिन व्यवहार में क्या किया गया है, वहाँ पे जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव वो पावरफुल है। अब कार्यपालिका का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ओके, इंडिया में भी 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं और फ्रांस में भी। उसे आपातकालीन शक्तियों को धारण करने का भी अधिकार है। जो राष्ट्रपति हैं, अगर इमरजेंसी आती है, कोई भी अटैक हो जाए किसी दूसरी कंट्री का, या फ्रांस के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिचुएशन नॉर्मल ना रहे, तो क्या होगा, सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाएंगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। ओके, इसे ही कहा जाता है शक्तिशाली कार्यपालिका। मीन्स जो कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू द वंडरफुल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल, संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का अद्भुत समन्वय। अब वहाँ पे संस्थात्मक शासन भी है और अध्यक्षात्मक शासन भी है। इट मीन्स वहाँ पे दोनों का ही क्या है, समन्वय है। संस्थात्मक मीन्स वहाँ पे संसद है, प्रधानमंत्री है ना, मंत्रिमंडल है। अध्यक्षात्मक जो सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ करेंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, संस्थात्मक मीन्स जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटियल, इन दोनों का क्या है, अद्भुत समन्वय है, दोनों का मिक्सचर है। ओके, नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। अब फ्रांस का जो संविधान है, अब उन्होंने मॉन्टेस्क्यू, एक राइटर हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसको अपनाया है लेकिन पूरी तरह से नहीं अपनाया है। ठीक है, इसको अपनाया तो गया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, लेकिन जो मेन पावर है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा है। इकाइयों के मुकाबले जो शक्तियां हैं वो सबसे ज्यादा किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ओके, नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उन्हें अधिकार मिले, है ना। और अगर कुछ गलत हो तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकें। तो वहाँ पर घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और सबको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की आज़ादी मिली हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब वहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, बाइकैमरलिज्म है, मीन्स 2 सदन है। नॉर्मली हमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े सब में ही 2 सदन है, लेकिन सबके नेम चेंज है। ठीक है, जैसे इसका प्रथम सदन कौन सा है, राष्ट्रीय सभा, और द्वितीय सदन है सीनेट। ठीक है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं। जबकि जो सीनेट है उसमें कहाँ के मेंबर आते हैं, नवनामित फ्रेंच फेडरेशन, है ना, और समुद्र पार के प्रदेश, तो इन लोगों के प्रतिनिधि इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, राष्ट्रीय सभा क्या होती है, जिसमें लोग वोट देके जिताते हैं, और जो सीनेट है वो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए है। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये आपकी लास्ट हेडिंग है, यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौम मताधिकार। इसका मतलब क्या है, सबको यूनिवर्सल मताधिकार दिया गया है, मतलब हर कोई अपने वोट का यूज कर सकता है। और जो वोट होगा वो कैसा होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्येक दशा में वह सार्वभौमिक होगा, समान होगा, विवेकपूर्ण होगा और गोपनीय होगा। मीन्स सबके लिए इक्वल होगा और उसको सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पुरुष महिलाएं दोनों को ही समान रूप से वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। मीन्स जो लोग बड़े हो गए हैं, है ना, 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें वोट देने का राइट है। ओके, तो ये थी इस क्लास में फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।